पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आज पंचायत का फैसला सुनने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ सफ़ेद कुर्ते में गर्दन पर सोने की मोटी चेन पहने गांव का सबसे रसूखदार आदमी जगदीश सिंह खड़ा था, जिसकी आंखों में घमंड और बदले की आग एक साथ जल रही थी। दूसरी तरफ एक 29 साल का थका हुआ नौजवान सूरज अपनी बीमार माँ का हाथ पकड़े चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था न ही कोई डर, बस एक गहरा दर्द था जो आंखें बंद करने पर भी छुपाए नहीं छुप रहा था। और उसी भीड़ में कहीं एक लड़की थी, मीरा, जो पिछले 4 महीनों से न रो सकी थी और न ही अच्छे से हंस सकी थी। आज इस पंचायत में एक फैसला होने वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का क्या फैसला होगा। क्या सूरज का प्यार उसे बचा पाएगा? क्या मीरा अपने पिता के डर से निकलकर सच बोल पाएगी? और वह राज क्या है जो पूरा गांव 4 महीने तक नहीं जान पाया? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सफ़र से सीख को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे हमें नई कहानी लिखने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के सिवान ज़िले से करीब 12 कोस दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धनपुरा टोला। यह वही गांव है जहां के खेत हरे भरे होते हैं तो पूरा इलाका महक उठता है, और जहां के लोग जब एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं तो लगता है जैसे पूरी धरती एक परिवार है। लेकिन उस दिन इस गांव में जो हुआ वह न पहले कभी हुआ था और न शायद आगे कभी होगा। उस दिन धनपुरा टोला के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक ऐसी पंचायत बैठी थी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह से ही गांव में अजीब सी हलचल थी। हर घर में एक ही बात हो रही थी। औरतें अपनी चौखट पर खड़ी होकर आपस में फुसफुसा रही थी। बच्चे गलियों में भाग भाग कर एक दूसरे को बुला रहे थे। बुजुर्ग अपनी खटिया से उठकर लाठी के सहारे पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, सूरज। सूरज कुमार, उम्र 29 साल, लंबी कदकाठी, चेहरे पर मेहनत की धूल और आंखों में कई रातों की नींद का बोझ। वह उस दिन अपनी बीमार माँ सावित्री देवी का हाथ थामे भीड़ से थोड़ी दूर पर खड़ा था। सावित्री देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने कितनी तकलीफ़ों के बाद अपने इस इकलौते बेटे को पाला पोसा था। पति जो सूरज को बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। खेतों में मजदूरी करके भूखे रहकर अपनी थोड़ी सी ज़मीन को भी गिरवी रखकर उसकी माँ ने सूरज को बड़ा किया था, और आज उसी बेटे पर पूरा गांव उंगली उठा रहा था। सूरज के चेहरे पर न गुस्सा था न घबराहट, बस एक गहरी चुप्पी थी। वह जानता था कि आज जो होने वाला है उसके लिए वह बरसों से तैयार था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान से उसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, उसी के घर की तरफ से उसे यह दिन देखना पड़ेगा। 4 साल पहले की बात है। धनपुर टोला के शिव मंदिर में उस शाम बहुत अजीब रोशनी थी। दीपक की लौ हवा में भी नहीं हिल रही थी, जैसे खुद भगवान उस पल को थामे हुए थे। सूरज और मीरा ने एक दूसरे का हाथ थामकर उस मंदिर में 7 फेरे लिए थे। कोई बाराती नहीं था, कोई बैंड बाजा नहीं था, बस 2 दिल थे जिन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए अब वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मीरा जगदीश सिंह की बेटी थी। जगदीश सिंह धनपुर टोला के सबसे बड़े और रसूखदार आदमी थे। उनके पास 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन थी, 2 ट्रैक्टर थे, पक्की हवेली थी जिसकी दीवारें गुलाबी पत्थर से बनी हुई थीं। हर चुनाव में विधायकों के पोस्टर
उनकी दीवार पर लगते थे। गांव में उनकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और सूरज के पास था तो बस एक मिट्टी का छोटा सा घर, जिसकी छत बारिश में टपकती थी। उसकी माँ का इलाज चलता था और उसके लिए सूरज दिन रात खेतों में और दूसरे के घरों में मजदूरी करता था। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था जो कभी नहीं बुझा, और मीरा ने उसी सपने में अपनी पूरी दुनिया देख ली थी। जगदीश सिंह को जब अपनी बेटी के इस प्रेम विवाह की खबर मिली तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने शादी वाले दिन ही मंदिर के बाहर ऐलान किया था कि जिस दिन उनकी बेटी रोती हुई उनके पास वापस आएगी, उस दिन वह सूरज की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उन्होंने अपनी बेटी को उसी वक्त घर से निकाल दिया था और कहा था कि वह मरे या जिए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। शुरू के कुछ महीने सूरज और मीरा के लिए बेहद कठिन लेकिन उतने ही खूबसूरत भी थे। मीरा ने कभी मिट्टी का चूल्हा नहीं जलाया था। उसने पहली बार लकड़ी की आग पर दाल पकाई और जब वह जल गई तो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मीरा ने कभी नहाने के लिए कुएं से पानी नहीं खींचा था। सूरज रोज रोज सुबह उसके लिए पानी भरकर रखता था। कमाई कम थी लेकिन दिल भरपूर थे। सावित्री देवी भी मीरा को देखकर मुस्कुराती थी। उन्होंने कहा था कि इस बहू ने उनके घर में जो रोशनी लाई है वह किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन जगदीश सिंह यह देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी एक गरीब मजदूर के साथ खुश रहे। उनकी नज़र में यह उनकी इज्जत का सवाल था। शादी के दिन तो उन्होंने गुस्से में अपनी बेटी से नाता तो तोड़ लिया था, लेकिन अब पछता रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए एक बड़ी साजिश रची। जगदीश सिंह का एक पुराना और विश्वासपात्र नौकर रामकिशोर था। रामकिशोर बरसों से उनके घर में काम करता था और उनकी हर बात मानता था, चाहे वह कितनी ही गलत क्यों न हो। जगदीश सिंह ने रामकिशोर को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा कि किसी तरह एक झूठी चिट्ठी तैयार करो जो यह साबित करे कि सूरज शहर में किसी दूसरी लड़की से रिश्ते में है और उससे प्यार करता है। रामकिशोर ने शहर जाकर एक लड़की की तस्वीर और एक बनावटी प्रेम पत्र तैयार करवाया जिस पर सूरज का नाम लिखवा दिया। एक दोपहर जब सूरज मजदूरी पर गया हुआ था, रामकिशोर वह चिट्ठी और तस्वीर लेकर मीरा के पास पहुंचा। उसने मीरा को बताया कि यह सब उसे किसी ने गुमनाम तरीके से भेजा है और यह देखो कि सूरज असल में कैसा इंसान है। मीरा उस वक्त सच में बहुत हिल गई थी। उसने सोचा था कि शायद उसका शक गलत हो। उसने सूरज के आने का इंतज़ार करना चाहा, लेकिन शाम होते होते जगदीश सिंह खुद अपनी गाड़ी लेकर वहां आ गया। उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। जगदीश सिंह अपने साथ दो बड़े आदमी लेकर आए थे। उन्होंने मीरा को वह झूठी चिट्ठी और तस्वीर दिखाई और कहा कि देखो, तुम्हारा सूरज किस किस्म का लड़का है। मीरा का दिल उस वक्त दो टुकड़ों में हो रहा था। वह न सूरज को बुरा मानना चाहती थी और न अपने बाप की बात काट सकती थी। तभी जगदीश सिंह ने मीरा से कहा कि चलो चलते हैं यहाँ से। मीरा ने मना करने की कोशिश की तो उन्होंने धीरे धीरे से उसके कान में कहा कि अगर वह नहीं चली तो उनके साथ आए आदमी सूरज को उस रात ही रास्ते में ही देख लेंगे। मीरा डर गई। उसने सूरज की जान बचाने के लिए उस रात अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उसने चुपचाप अपने बाबूजी के साथ जाने का फैसला किया। वह सोच रही थी कि शायद सूरज गलत हो सकता है, लेकिन इससे उसकी जान तो बच जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह घर से निकले, सूरज वापस आ गया। दोनों की आंखें मिली। मीरा की आंखें कह रही थी कुछ ऐसा जो उसकी जुबान नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके मन में भी शक के बीज बैठ गए थे।
सूरज समझ गया कि वह उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी जा रही है। लेकिन मीरा ने सूरज के सामने हाथ जोड़कर धीमी आवाज़ में कहा था कि अगर उसने उससे रोकने की कोशिश की तो उसके बाबूजी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस मीरा की आंखों में देखा और उसे जाने दिया। वह रात सूरज के लिए किसी मौत से कम नहीं थी। उसके बाद जगदीश सिंह ने पूरे गांव में झूठी अफवाहें फैलाई। उन्होंने कहा कि सूरज एक मारपीट करने वाला इंसान है। वह मीरा को भूखा रखता था और दहेज के लिए तंग करता था। उसने एक नहीं 10 लोगों को पैसे देकर यह बात फैलवा दी। धीरे धीरे गांव के लोग सूरज से कटने लगे। जो लोग पहले उसे मजदूरी देते थे उन्होंने भी मना कर दिया। सूरज के घर में राशन खत्म होने लगा। सावित्री देवी की दवाइयाँ रुक गई और सबसे बड़ी तकलीफ़ यह थी कि मीरा की तरफ से 4 महीने में भी एक भी खबर नहीं आई थी। न कोई संदेश, न कोई पत्र। सूरज रात को अपनी माँ की दवाइयाँ लाने के लिए शहर जाने लगा था। वह दिन में गांव के आसपास के इलाकों में छोटा मोटा काम करता और रात को 5 किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाकर एक ढाबे पर बर्तन मांजता था। इस तरह दोनों तरफ से कमाई करता और अपनी माँ का इलाज चलाता था, लेकिन किसी को नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे दयनीय स्थिति में समझें। इन 4 महीनों में सूरज के बचपन के एक दोस्त गोपाल ने उसका साथ दिया। गोपाल ने कई बार कहा कि वह जगदीश सिंह के खिलाफ जाकर बात करता है उनसे, लेकिन सूरज ने हर बार उसे रोक दिया। उसे डर था कि कहीं गोपाल कुछ कर बैठे और जगदीश सिंह अपनी धमकी पर उतर आए तो मीरा के लिए यह बुरा होगा। इधर जगदीश सिंह अपनी अगली चाल खेल रहे थे। शहर के एक बड़े नेता सुंदरलाल वर्मा का बेटा था विकास वर्मा। जगदीश सिंह की नज़र में यह रिश्ता उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद था, क्योंकि विकास वर्मा के परिवार की सीमान और उसके आसपास के जिलों में करोड़ों की ज़मीन थी। इस रिश्ते से जगदीश सिंह को अपनी ज़मीन का दाम दोगुना मिलने वाला था। उन्होंने मीरा की शादी विकास से तय कर दी थी। तारीख भी पक्की हो चुकी थी, लेकिन मीरा ने इनकार कर दिया था। जगदीश सिंह के घर में उन 4 महीनों में मीरा ने जो ज़िंदगी जी थी वह किसी कैद खाने से कम नहीं थी। उनके घर में एक ऊपर वाला कमरा था जहां मीरा को रखा गया था। उसका फ़ोन भी छीन लिया गया था। घर में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत थी जो उसे खाना देती थी, लेकिन बात करने की मनाही थी। मीरा ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी जाती थी। मीरा के दिल में एक और बात थी, वह झूठी चिट्ठी और तस्वीर जो रामकिशोर ने दिखाई थी। उसने मीरा के मन में सूरज के लिए थोड़ा शक जरूर पैदा किया था, लेकिन जितना वक्त उसने उस कमरे में अकेले बिताया उतना ज़्यादा ही उसे सूरज याद आता था। उसने सोचा कि जिस इंसान ने 4 साल उसे इतने प्यार से रखा, जो खुद भूखा रहकर उसके लिए खाना बनाता था, जो रात को बारिश में भीगकर उसके लिए दवाई लेकर आता था, वह इंसान झूठा नहीं हो सकता। धीरे धीरे मीरा को एहसास होने लगा कि यह सब उसके बाबूजी की ही साजिश थी। एक रात जब घर में सब सो गए थे, मीरा ने चुपके से रामकिशोर की बात सुन ली। रामकिशोर दरवाजे के बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसने अनजाने में वह सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने कहा कि चिट्ठी वाला काम बहुत बढ़िया हुआ, लड़की मान गई। मीरा का दिल जैसे बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सूरज बेगुनाह था और उसने झूठे सबूत की वजह से अपने पति को धोखा दिया है। उसी रात को मीरा ने फैसला किया कि वह अब सच बोलेगी, चाहे जो हो जाए। और फिर वह दिन आ गया। जगदीश सिंह ने सूरज का हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई। उन्हें पता था कि पंचायत में मीरा के झूठे बयान और
अपने पैसे और रुतबे से वह सूरज को गांव से निकलवा सकते हैं। उन्होंने यह भी सोचा था कि एक बार सूरज गांव से बाहर हो गया तो मीरा भी टूट जाएगी और विकास वर्मा से शादी के लिए मान जाएगी। पंचायत में जगदीश सिंह सफेद कुर्ते और सोने की मोटी चेन के साथ पहुंचे। उनके पीछे मीरा एक गाड़ी से उतरी। मीरा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें सूजी हुई थी। उसने आसमानी नीला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जो हवा में उड़ रहा था। भीड़ में से कई आवाजें उठने लगी। किसी ने कहा कि आ गई अमीर बाप की लाडली। किसी ने कहा कि बेचारा सूरज, उसने बड़े घर में ब्याह करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन कुछ लोग चुप थे। उन्हें लगता था कि जो सुना है वह पूरा सच नहीं हो सकता। पंचायत के मुखिया दीनानाथ पटेल एक सफेद धोती और कुर्ते में बैठे थे। उनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन आंखें अभी भी तेज थी। उन्होंने दोनों पक्ष को बोलने का मौका दिया। जगदीश सिंह खड़े हुए और उन्होंने एक एक बात बढ़ा चढ़ाकर कही। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी राजकुमारी की तरह पढ़ी बढ़ी थी और उस गरीब के घर में उसे नौकरानी से भी बुरा हाल में रखा गया। उन्होंने कहा कि सूरज ने मीरा पर हाथ उठाया था। उन्होंने कहा कि सूरज का चाल चलन ठीक नहीं था और वह बाहर दूसरी औरत से मेल जोल रखता है। यह आखिरी बात सुनकर सूरज की आंखें एक पल के लिए हिल गईं। उसने मुट्ठी बंद की और फिर खोल दी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके दोस्त गोपाल ने उसका कंधा थाम लिया। फिर मुखिया दीनानाथ पटेल ने मीरा को बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि बेटी, यहाँ कोई दबाव नहीं है, जो सच है वही बोलो। मीरा खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे। उसने एक बार अपने बाबूजी की तरफ देखा। जगदीश सिंह की आंखें उसे चेतावनी दे रही थी। और फिर मीरा ने अपने बाबूजी के कहे हुए झूठ को दोहराया। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह सूरज के घर में खुश नहीं थी। उसने कहा कि सूरज ने उस पर हाथ उठाया था और उसे नौकरानी की तरह रखता था। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ हंगामा मच गया। लोग सूरज को कोसने लगे। किसी ने कहा कि इसे गांव से निकालो। किसी ने कहा कि इस पर मुकदमा होना चाहिए। सूरज ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। वह बस खड़ा रहा। उसकी माँ सावित्री देवी बिलखने लगे। गोपाल गुस्से में आगे बढ़ने लगा, लेकिन सूरज ने उसे पकड़ लिया। और तभी एक बात हुई जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। भीड़ के पिछले हिस्से से एक बहुत ही धीमी लेकिन ऊर्जावान आवाज आई, रुको। सब पीछे मुड़े। एक बुजुर्ग औरत लाठी के सहारे आगे बढ़ रही थी। उनके बाल पूरे सफेद थे। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में आग थी। यह थी लक्ष्मी बुआ। वह सूरज के घर के बगल में रहती थी। उम्र 70 के पार थी लगभग। उनके बारे में पूरे गांव को पता था कि वह झूठ से नफरत करती हैं और जब एक बार बोलने पर आ जाएं तो सच के अलावा कुछ नहीं बोलती। लक्ष्मी बुआ ने पंचायत के बीच आकर खड़े होकर कहा कि यह लड़की सरासर झूठ बोल रही है और उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा है कि क्या हुआ है। पूरी पंचायत में सुई गिरने की भी आवाज आ जाती। उस वक्त ऐसा सन्नाटा छा गया था। लक्ष्मी बुआ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले जिस रात मीरा उस घर से गई, उस रात वह अपनी खटिया पर बैठी थी और सब देख रही थी, क्योंकि उनके घुटने में दर्द हो रहा था। उन्होंने अपनी खिड़की से देखा कि जगदीश सिंह 2 बड़े आदमियों के साथ सूरज के घर के दरवाजे पर आए हैं। उन्होंने देखा कि जगदीश सिंह ने मीरा को जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचा। मीरा रो रही थी। सूरज खड़ा था और उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उन दोनों आदमियों में से एक के हाथ में एक बड़ा चाकू था जो अंधेरे में चमक रहा था। लक्ष्मी बुआ ने रुककर जगदीश सिंह की तरफ देखा और कहा कि इस आदमी ने अपनी ही बेटी को धमकी और डर से ले जाकर शहर के किसी नेता के बेटे को सौंपने की साजिश रची है।
जगदीश सिंह का रंग पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने के लिए उठे, लेकिन लक्ष्मी बुआ ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बोली, बैठे रहो जगदीश सिंह। लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी, असली बात अभी बाकी थी। तभी भीड़ में से एक और आदमी आगे निकला, राम किशोर, जगदीश सिंह का वही पुराना नौकर जिसने झूठी चिट्ठी बनवाई थी। राम किशोर के चेहरे पर पसीना था और वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने मुखिया दीनानाथ पटेल के सामने हाथ जोड़े और कहा कि वह भी कुछ बताना चाहता है। पंचायत में अजीब हलचल मच गई। जगदीश सिंह की आंखें राम किशोर पर टिक गईं और उनका चेहरा देखने लायक था। राम किशोर ने सबके सामने कबूल किया कि उसने जगदीश सिंह के कहने पर एक झूठी चिट्ठी बनवाई थी और बनावटी तस्वीर तैयार करवाई थी और मीरा को दिखाया था ताकि वह सूरज पर शक करे और टूट जाए। राम किशोर ने रोते हुए कहा कि वह यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जगदीश सिंह ने उसे भी अब निकाल दिया है और पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी है। उसे समझ आ गया कि जो इंसान अपनी बेटी का सौदा अपनी कुछ जमीन को अच्छे दामों पर बेचने के लिए कर सकता है, वह उसे क्या ही सम्मान देगा। पंचायत में हड़कंप मच गया। मीरा, जो अब तक चुप खड़ी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक बार और अपने बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। मीरा के मन में उस रात की याद आई जब उसने राम किशोर की बात सुनी थी। उसे याद आया कि उसने कैसे उस कमरे में बैठकर खुद से वादा किया था कि एक दिन वह सच बोलेगी। वह दिन आज का ही था। मीरा अचानक पंचायत के बीच में उठकर चली गई। उसने मुखिया दीनानाथ पटेल की तरफ मुड़कर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी सब बातें झूठ बोली थी। पूरी पंचायत एक पल के लिए जैसे रुक गई। मीरा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द पक्के थे। उसने बताया कि उसने आरोप इसलिए लगाया था क्योंकि उसके बाबूजी ने धमकी दी थी कि अगर उसने सच बोला तो वह सूरज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने बताया कि सूरज ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, सूरज ने कभी उसे भूखा नहीं रखा, सूरज ने हर रात जागकर उसकी और उसकी सास की देखभाल की। सूरज ने उस रात सिर्फ इसलिए उसे नहीं रोका क्योंकि वह उसकी जान की परवाह करता था। मीरा ने रोते हुए कहा कि उसके बाबूजी ने उसे झूठे सबूत दिखाकर पहले उसका मन सूरज से हटाने की कोशिश की और जब वह नहीं मानी तो जबरदस्ती ले गए। उसने कहा कि उसके बाबूजी का मकसद उसकी खुशी नहीं बल्कि जमीन और दौलत का सौदा था। जगदीश सिंह का घमंड जैसे एक पल में चूर हो गया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शब्द ही नहीं थे उनके पास। तभी मीरा का पैर डगमगाया। कई दिनों की थकान, मानसिक तनाव और रोने के कारण वह अचानक चक्कर खाकर गिरने लगी और सूरज, जो अब तक एक जगह खड़ा था, बिना एक पल सोचे वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने मीरा को गिरने से पहले ही थाम लिया और उसका सिर अपने गोद में रख लिया। पूरी पंचायत देखती रह गई। मीरा की आंखें बंद थी। सूरज ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी माँ सावित्री देवी रोते हुए आगे आई और उन्होंने मीरा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। गोपाल पानी लेने के लिए दौड़ा भागा। कुछ देर बाद मीरा की आंखें खुली। उसने देखा कि वह सूरज की गोद में थी। उसने कांपते हाथों से सूरज का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा कि मुझे माफ कर दो सूरज। सूरज ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मीरा की आंखों में देखा और उसका हाथ थाम लिया। यही उसका जवाब था। किसी लफ्ज की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि इसमें मीरा की गलती नहीं है। उसने उसे माफ कर दिया। इधर मुखिया दीनानाथ पटेल खड़े हुए। उनकी आवाज में वह भारीपन था जो सच्चाई के सामने आने के बाद आता है। उन्होंने कहा कि आज इस पंचायत में जो हुआ वह बेहद शर्मनाक है।
लेकिन यह शर्म उस गरीब नौजवान की नहीं जो बिना एक शिकायत किए सारी बदनामी सहता रहा। यह शर्म उस आदमी को आनी चाहिए जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी को अपनी दौलत और रुतबे की सीढ़ी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जगदीश सिंह की तरफ देखकर कहा कि एक बाप का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपनी संतान की खुशी में अपनी खुशी देखे। जो बाप अपनी बेटी को डर और झूठ के साए में रखे वह बाप कहलाने का हक नहीं रखता। मुखिया जी ने ऐलान किया कि आज के बाद धनपुरा टोला में कोई भी बिना सबूत किसी गरीब की इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि मीरा का फैसला उसका अपना है और पंचायत उसके इस फैसले के साथ है। मीरा अब सूरज के साथ ही रहेगी। जगदीश सिंह ने एक बार आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पंचायत में बैठे बुजुर्गों ने उन्हें रोक दिया। एक बुजुर्ग ने कहा कि बड़ी उम्र में यह सीख लो कि तुम्हारी दौलत बेटी को खुश नहीं रख सकती। जगदीश सिंह का यह घमंड, जिसे वह बरसों से जतन से संभाले हुए था, उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे उसी मिट्टी में मिल गया। शाम ढलने लगी थी, आसमान में नारंगी रोशनी फैल गई थी, पंचायत उठने लगी थी, लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सावित्री देवी ने मीरा को अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम उस घर में पहली बार आई थी तब भी हम गरीब थे और अब भी हैं, लेकिन तुम आज भी हमारे घर की बहू हो और हमेशा रहोगी। मीरा ने सावित्री देवी के पैर छुए। गोपाल ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा कि अब तो मुझे भी ढाबे की नौकरी छुड़वा दो। सूरज पहली बार मुस्कुराया। उस मुस्कान में 4 महीनों का दर्द था और आगे की उम्मीद भी थी। मीरा ने सूरज की तरफ देखा और पूछा कि क्या वह उसे माफ कर पाएगा। सूरज ने कहा कि माफी तो तब मांगते हैं जब कोई गलती करे। तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने मेरी जान बचाई थी, और जब जान बचाने वाले से दूर रहना पड़े तो वह बस दूरी ही होती है, दगाबाजी नहीं। मीरा की आंखें भर आई। लक्ष्मी बुआ पास से गुजरते हुए बोली कि बेटा अब घर जाओ, खाना बनाओ, दिन बहुत लंबा है। और इस सादे से जुमले पर कई लोगों की आंखें नम हो गई। सूरज ने अपनी माँ का हाथ थामा। मीरा उसके दूसरी तरफ आ गई और तीनों उस छोटे से मिट्टी के घर की तरफ चलने लगे, जहाँ की छत टपकती थी, जहाँ चूल्हे में लकड़ी जलती थी और जहाँ के आंगन में एक तुलसी का पौधा था जो मीरा ने 4 साल पहले लगाया था। वह तुलसी का पौधा आज भी था, जैसे उसे पता था कि उसकी मालकिन एक दिन जरूर वापस लौट कर आएगी। पीछे से लक्ष्मी बुआ की आवाज़ आई कि कल सुबह मैं दूध लेकर आऊँगी, सुबह खीर बनाना। गांव की कुछ औरतें धीरे धीरे अपने अपने घर लौटने लगी। बच्चे भागते हुए गए। पीपल के पेड़ के नीचे अब बस हवा बची थी। अब वहाँ कोई नहीं था। जगदीश सिंह अकेले खड़े थे। उनके आसपास कोई नहीं था, न नौकर, न साथी, न बेटी। उनकी सोने की चेन उस शाम की रोशनी में भी चमक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में जो था वह दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वह था अकेलापन, जो तब आता है जब इंसान पैसे के पीछे भागते भागते अपने ही लोगों को पीछे छोड़ देता है। उस शाम धनपुर टोला ने एक बड़ा सबक सीखा। गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है झूठ और डर के आगे झुक जाना। और प्यार कोई सौदा नहीं होता, यह सच्चे प्यार का वह धागा होता है जो टूटता नहीं, चाहे कितने भी आंधी आए। सूरज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वह जानता था कि सच को किसी की जरूरत नहीं होती। सच खुद अपना रास्ता बना लेता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। और उस शाम जब सूरज के उस छोटे से घर की खिड़की में दीपक जला, तो पूरे धनपुरा टोला को लगा कि कुछ बहुत अच्छा हुआ है। कुछ जो सही होना चाहिए था वो आखिरकार हो गया है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जो इंसान आपकी जान की परवाह अपनी इज्जत से ज़्यादा करे, जो खुद बदनाम होकर आपको बचाए, उसका साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। रिश्ते हवेली और ट्रैक्टर से नहीं चलते। रिश्ते चलते हैं उस विश्वास से जो आग में जलकर भी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारी YouTube चैनल सफ़र से सीख को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
यहाँ ऐसी ही दिल को छूने वाली सच्चाई और इंसानियत की कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप हमारी कहानी किस शहर से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।